हम एक बार अपने लेखकों का परिचय मैं आपको देता हूँ। और सुमेधा वर्मा जी हैं हमारे साथ। सुमेधा जी एक भारतीय संस्कृति से और भारतीय मिथोलॉजी और पौराणिक कथाओं से प्रेरित लेखन में बहुत सुगढ़ हैं, और उनकी पुरानी पुस्तकें काफी लोकप्रिय रही हैं। उन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज में 1992 में उन्होंने भाग लिया, और उसके बाद आगे चल के उन्होंने अपना समय पूर्णतः लेखनी को दे दिया, और उन्होंने संस्कृत और प्राकृतिक पर शोध कर रही हैं सुमेधा जी। और इन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया है, जो कि काफी लोकप्रिय रही, और स्वराज और माई एंड मेकर जैसे सम्मानित डिजिटल मीडियम पे भी वो अक्सर भारतीय विषयों पर लिखती रही हैं। उनकी पुस्तक उड़ना भी रोली बुक से, और रामायण भी रोली बुक से प्रकाशित हुई है। और उनकी आगामी पुस्तकें प्राचीन भारत की आधुनिक महिलाएं आने वाली है। नमस्कार सुमेधा जी। और इनके अलावा हमारे साथ सर्वेश जी हैं। सर्वेश जी को मैंने पहली बार दिल्ली में सुना था, जब इन्होंने संस्कृत पे और संस्कृत निष्ठ भाषा पे एक व्याख्यान दिया था। और मैं तब से सर्वेश भाई का एक बड़ा फैन हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि सर्वेश जी भी हमारे साथ हैं। और सर्वेश जी भी उस किस प्रकार एक बोली से भारत में जो स्थिति हुई थी, एक जैसा हम कहते हैं कि भाषा में राजनीति का जो एक मिश्रण होता है वो सदा से रहा है, तो वो एक परिप्रेक्ष्य बना था, और उसमें किस प्रकार से हिंदी पुनः अपने पैरों पे खड़ी हुई, संस्कृत निष्ठ हिंदी, उस पर एक नजर सर्वेश भाई डालेंगे। हमारे साथ एक युवा भी हैं। सर्वेश भाई भी वैसे युवा हैं, परंतु उनसे भी अधिक युवा एक कुशाग्र अनिकेत जी हैं हमारे साथ, जो अर्थशास्त्र में अमेरिका में कार्यरत हैं। और भारत विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र से आते हैं, और सबसे बड़े लोकतंत्र में अभी वर्तमान में निवासी हैं, और अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये एक कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं, और भारतीय भाषाओं पर काफी अध्ययन कर रहे हैं। तो धन्यवाद तीनों लेखकों का, और तीनों बौद्धिक जनों का बहुत स्वागत है। और अब हम चलते हैं सर्वेश जी के पास। और मेरी बड़ी अपेक्षा है सर्वेश भाई से कि वो भारतेंदु जी को अच्छे से कवर करेंगे। और आज मैं कुछ भारतेंदु जी के विषय में पढ़ रहा था, ताकि सर्वेश जी से बात करते हुए मैं बहुत अज्ञानी न प्रतीत हूँ। तो मैंने एक अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं वो बड़ी चर्चित हैं। तो उसी भाव से एक भारतेंदु जी की एक पहेली थी जो बड़ी मुझे रुचिकर लगी, जिसमें उन्होंने लिखा था, भीतर भीतर रस चुसे, बाहर से तत मन धन चूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। मुकरी। तो इस पर मैं अब सर्वे जी को आमंत्रित करता हूँ, यहाँ से आगे स्वतंत्रता संग्राम और उसके पैरेलल में जो साहित्य का विकास हुआ और काव्य का विकास हुआ, उस पर चर्चा करें, आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद साकेत जी। तो आपके कुशल नेतृत्व में सुमेधा महोदया ने और कुशाग्र जी ने क्रमशः पृष्ठभूमि भी सुदृढ़ तैयार कर दी है और भवन भी निर्माण कर दिया है। तो मेरा काम तो बहुत सहज हो गया, केवल बल्ब फिट करने का रह गया है। तो तो उसके लिए बहुत साधुवाद। तो आपने भारतेंदु जी की बात की। इतिहास के विषय में तो पर्याप्त चर्चा सुमेधा जी भी कर चुकी, और कुशाग्र जी ने विशेष करके बहुत ही प्रकाश, बहुत ही क्रमबद्ध रूप से डाल दिया है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि काव्य और राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में यदि हम थोड़ी विस्तृत, थोड़ी विस्तीर्ण दृष्टि डालें इतिहास पर, तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि हिंदी कविता, भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, कविता, हिंदी कविता जिसके भिन्न रूप रहे हों,
अनेक शताब्दियों में उसके कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहे हों, किंतु उसका संस्कार राष्ट्रीयता से इतना अधिक संलग्न है कि उसको हम कह सकते हैं कि हिंदी कविता का गर्भाधान ही राष्ट्रीयता में हुआ, जबकि वह अपभ्रंश के गर्भ से निकल करके चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चहमाड़ के राजकवि थे, उस उनकी कलम से जिसका जन्म हुआ, और भूषण तक आते आते जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के कवि रहे, बाजीराव के समय के कवि रहे, उनके मध्य में जिसका शैशव बीता, जिसने संतों, तुलसीदास जी जैसे संतों के हस्तगत भी देश प्रेम का कुछ न कुछ गीत पढ़ा, कि जिसमें वो संस्कार जो कि पुराण कहते हैं, गायंति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वही भावना तुलसीदास जी ने भी अपने काव्य में एकाध स्थान पर रखी, जिनका कि एक प्रत्यक्ष संपर्क तो आप कह सकते हैं कि स्वाधीनता संग्राम या देश प्रेम जैसा नहीं रहा, पर तुलसीदास जी ने भी एक स्थान पर तो कह ही दिया कि भली भारत भूमि जन्म भयो, अर्थात उन्होंने जीवों के लिए सौभाग्य की बातें गिनाई, और सबसे प्रथम सौभाग्य उनका जो गणना है उसमें किया कि जिसका जन्म भारत में हुआ उससे बड़ा सौभाग्य क्या। और यह हिंदी कविता जो कि चंद्रबरदाई से लेकर भूषण तक युद्ध क्षेत्र में पली बढ़ी और युद्ध के संस्कारों को लेकर के प्रौढ़ हुई, वह 19वीं शताब्दी आते आते कैसे अचानक मुख मोड़ सकती थी नए एक संग्राम के परिप्रेक्ष्य में। तो भारतेंदु जी आपने नाम लिया, तो भारतेंदु जी वह महापुरुष हैं कि जिन्होंने इस विहंगम दृष्टि को से हिंदी कविता को देखा, न केवल कविता वरन समूची भाषा को देखा, साहित्य को देखा, उसके व्यावहारिक प्रयोग को देखा, और उन्होंने एक नव जागरण कह सकते हैं किया, कि जिसमें उनका कहना है, एक स्थान पर वो कहते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है, उस समय वो केवल 7-8 वर्ष के थे, तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से एक भाषा, बोलचाल सामान्य की भाषा आ भारत में अनुपस्थित होने से, न होने से राष्ट्रीयता की प्रगति में कैसी बाधा है। एक स्थान पर वो लिखते हैं कि एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबय बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता शोक। समस्या क्या है? कहते हैं भारत में सब भिन्न अति, ताही सो उत्पात, विविध देश मत हूं विविध, भाषा विविध लखात। ये जब वो किशोर अवस्था के थे तभी उन्होंने लिखी थी ये कविता। उन्होंने स्पष्ट देखा कि हम सबको ज्ञात ही है मेरे कि मेरे समझ में सर्वेश जी, ये एक मैंने एक ट्रेंड सा देखा है कि जो जिन्हें आप दक्षिणपंथी लेखक अगर कहें, तो वो काफी जल्दी परिपक्व होते थे और काफी जल्दी लिखना शुरू करते थे। जैसे तिलक को भी देखें तो जी तिलक ने जी स्नातक किया और स्नातक के साथ ही उन्होंने उसके जी पश्चात उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। और मैं जी भारतेंदु जी का भी पढ़ रहा था, तो भारतेंदु जी ने वो अंधेर नगरी जी मेरे समझ से शायद 25 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखी। जी 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 तो और भारतेंदु जबकि जी तो मतलब वो जो भार मोतीलाल जी का जो बैंक बैलेंस जितना समय अपने बच्चों को देता था, उतना समय इन्हें शायद नहीं मिलता था। प्रेमचंद या भारतेंदु ये बहुत जल्दी जल्दी जी समाज जी की सच्चाई को समझ लेते थे और उस जी पर जी लिखना प्रारंभ कर लेते थे। जी जी भारतेंदु जी का तो पूरा जीवन 35 वर्ष का है केवल। 1850 में उनका जन्म हुआ और 85 में वो जाते रहे। केवल 35 वर्ष का उनका कैरियर है, और इस 35 वर्ष के जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कैसी क्रांति कर दी। और आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। आप महादेवी वर्मा जी का जीवन देखें, उनकी प्रथम कविता जो कि उपलब्ध है वो केवल 12 वर्ष की थी, और वह कविता, उसकी पंक्तियां मुझे स्मरण नहीं हो रही हैं इस समय, किंतु वह देश प्रेम से ओतप्रोत ऐसी कविता है। आप स्वतंत्र वीर सावरकर जी को देखें, जब वह केवल 11-12 वर्ष के थे तो पहाड़े लिखने लगे थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक बहुत सुंदर गीत जब केवल वो 11-12 वर्ष के थे तब लिख दिया था। और मेरी समझ में साकेत भाई इसका कारण यह है
कि यह देश प्रेम जिसको हम कहते हैं, यह एक स्वाभाविक आध्यात्मिक एक अनुभव है जिसको और कि एक और चीज सीखा नहीं मुझे लगती जाता, है, ये हाँ, स्वतः आत्मा और का गीत है। सर्वेश जी भाई, मेरे जी को सर। ये भी, मुझे ये भी लगता है कि ये एक ऐसी भावना है जो अपरिपक्व आयु में अधिक उबाल पकड़ती है, और उसके बाद अगर हमारी आपकी आयु में आकर जो लोग विदेश प्रेम की बात करते हैं, अगर उन्होंने 16 वर्ष की आयु में इसका अनुभव नहीं किया है, तो इस आयु में अगर वो बात करते हैं तो वो राजनीति ही करते हैं। जी जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैथिली शरण जी भी अपने भारत भारती जो उनका एक ग्रंथ है, और एक उनके महाकाव्य है हिंदू जिसका नाम है, जिसकी प्रस्तावना में उन्होंने एक स्थान पर उसमें कहा कि अपने पिताजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और वो कहते हैं कि प्रथम दोहा मैंने आपसे सीखा था। उनके दोहे की एक लाइन लेकर अपने पिता की, एक अगली लाइन उसमें उन्होंने अपनी जोड़ी। उन्होंने कहा कि यदि मैं आपकी गोदी में बैठकर ये दोहा न सीखा होता, तो आज यह काव्य का जो कार्य है मैं न कर रहा होता। तो ये आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और उसमें भी ये जो बनावटी काव्य एक अलग होता है, वो कोई सीख सकता है, किंतु जो ये आत्मा का काव्य वो है जो अंदर से आता है। शरद जोशी ने एक वो गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र में ये लिखा था कि आजकल गणतंत्र दिवस पे बुरे कवि अपनी और बुरी कविताएं लेकर टीवी पर प्रस्तुत हो जाते हैं 26 जनवरी को। जी 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 जी, सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। तो मैं वापस जाऊंगा, जो भारतीय हिंदू जी की बात हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम में, जैसे कि हम सब जानते हैं, अधिकतर भोजपुरी बोलने वाले सिपाही थे, जिसको गदर विद्रोह कहा जाता है। किंतु उनके संगी थे आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के तिलंगे जिनको कहा जाता है। तो पूर्बिया और तिलंगे, ये दो छावनियों के सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, जिन्होंने विद्रोह किया था। और एक दुखद बात थी कि वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, वो तेलुगु बोलते थे, वो भोजपुरी बोलते थे। तो एक जिसको लिंक लैंग्वेज कहा जाए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, किंतु इस समय में वो लुप्त सी लगती थी, ये उसको जी, मैं एक प्रश्न दोबारा प्रचार की पूछूं, आवश्यकता थी। मैं एक प्रश्न पूछ सुमेधा सकती जी का प्रश्न है जी। हाँ, जी मैं जी भी दर्शक की तरह एक प्रश्न पूछूं आपसे। ये राहुल सांकृत्यायन जी एक भाषा का उल्लेख करते हैं, सदुक्कड़ी। जी जी तो उनका कहना था कि सदुक्कड़ी भाषा से पूरे देश में जो साधु थे वो एक दूसरे से बात कर पाते थे, वो पूरब के हो या पश्चिम के या दक्षिण के। तो जी ये जो सदुक्कड़ी की भाषा थी, ये क्या सीमित थी केवल साधुओं के लिए? ये जो आप कह रहे हैं, ये युद्ध के समय जो हमारे सोल्जर्स थे, उन तक ये सदुक्कड़ी भाषा नहीं पहुंच पाई थी? हाँ, आपने अच्छा बिंदु रखा सुमेधा जी। तो अ, ये एक्चुअली ये शब्द जो है सधुक्कड़ी, ये सांकृत्यायन जी का ही दिया हुआ है। तो इन्होंने तिब्बत में जाकर के बहुत सारे शोध किए, बहुत सारी पांडुलिपियां ढूंढी। उनमें से एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु उनको प्राप्त हुई, वो है 8वीं शताब्दी के लिखे हुए सिद्धों के दोहे। और जिसको पहले कहा गया कि शायद बांग्ला भाषा से मिलता जुलता है, किंतु जब और रिसर्च हुई तो पता लगा कि यह हिंदी का पुराना रूप है। तो चूंकि उसको अपभ्रंश भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो शास्त्रीय क्लासिकल अपभ्रंश से भिन्न थी, और बहुत कुछ हमारी बोलचाल की हिंदी से मिलती जुलती थी। तो सांकृत्यायन जी ने नाम दिया सधुक्कड़ी, क्योंकि वो साहित्य केवल साधुओं के साहित्य में प्राप्त हुआ। और उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत सोचा कि चूंकि जो साधु होते थे, उस समय के नाथ सिद्ध हों अथवा बौद्ध सिद्ध हों, बाद में आकर के हम देखते हैं नानक के समय में भी ये सब घूमते हुए जो साधु पूरे भारत में भ्रमण करते थे। महाराष्ट्र में हम नामदेव और तुकाराम आदि की कविताओं में भी उस भाषा के अंश पाते हैं, सधुक्कड़ी भाषा के। उन्होंने तो यहाँ तक कहा सांकृत्यायन जी ने कि दक्षिण में भी, सुदूर दक्षिण में, कम से कम आंध्र तक इस भाषा की पहुंच थी। और उस विशेष भाषा जो कि हिंदी से मिलती जुलती प्राचीन भाषा 8वीं शताब्दी में थी, उसका नाम उन्होंने सधुक्कड़ी ऐसा दिया। तो सैनिकों की बात हम 1000 वर्ष बाद की कर रहे हैं, जबकि मुगलों के और अन्य विदेशी तंत्र के अधीन होकर के वो एक प्रकार से लिंक टूटती सी रही थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूट गई थी, हम बहुत सारे प्रमाण हैं कि हम देख सकते हैं, किंतु वह विषय भिन्न हो जाएगा। मैं कविता पर थोड़ा मैं रहना चाहता हूँ। कविता पर ये भी एक अच्छा विषय है, क्योंकि मैं उनकी 1950 में लिखी हुई जो हिमाचल यात्रा का वृत्तांत है, वो उस वक्त भी सदुक्कड़ी का उल्लेख करते हैं। तो शायद ये जी जी किसी और समय पर
कहीं जी और। अवश्य अवश्य, ये बहुत ही रोचक विषय है और लोगों का ध्यान कम जाता है। किंतु कविता पर आता हूँ, तो भारतेंदु जी ने ये देखा कि एक लिंक भाषा, और उन्हीं के मित्र थे प्रताप नारायण मिश्र जी। तो मैं भारतेंदु जी का कोट नहीं करूंगा, कविता कुशागर जी कर चुके। तो ये एक प्रसिद्ध हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा, ये भारतेंदु जी के अनन्य मित्र थे प्रताप नारायण मिश्र जी, कलकत्ता के थे। उन्होंने एक दिया। तो उनकी एक बहुत लंबी कविता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जो कि मेरी समझ में एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियोटिक रूप में, जो कि हमारा नेशनलिज्म जो उसका वास्तविक स्वरूप हो सकता है, वह उस कविता में आ जाता है। उसके बस मैं छोटी सी एक अंश रखूं यदि, वो कहते हैं, चाहो जो साचो निज कल्याण, तो सब मिली कै भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तबहि सुधरी हैं जन्म निदान, तबहि भली करी हैं भगवान, जब निष्दिन रही है यह ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम अनेक इस युग में, इस काल में भारतेंदु जी के और उनके मित्र मंडली की जो भावनाएं हैं स्पष्ट देख सकते हैं उसमें। अब इसको जो है मार्क्सिस्ट लेखकों ने और सो कॉल्ड प्रगतिवादी लेखकों ने हिंदी शाउनिज्म के रूप में दे दिया। वो ध्यान नहीं देते कि इनमें से अनेक ऐसे थे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। हिंदी बिल्कुल पैशनलेसली जिसको कह सकते हैं, उन्होंने एक एक वैचारिक निर्णय लिया कि वह लिंक भाषा हिंदी भाषा हो सकती है, जबकि मेरी स्वयं की मातृभाषा अवधी हो, अन्य कुछ हो, किंतु हिंदी को लेकर के हम आ भारत एक स्वाधीनता का रूप दे सकते हैं। और हिंदू उसका जो मूल होगा, उसमें हिंदू आध्यात्मिक चेतना होगी, और वह आ हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। आगे चल करके हम देखें कि तो इसमें वह कविता। इसमें सर्वेश जी, एक बात मैं इसमें मैं अभी पढ़ रहा था। जी तो जो सावरकर की परिभाषा थी हिंदू की, मेरी समझ से वही परिभाषा भारतेंदु जी ने पकड़ी है। भारतेंदु जी का एक कथन में पढ़ रहा था जो उन्होंने लिखा था कि धर्म हमारा ऐसा निर्बल और पतला हो गया है कि केवल स्पर्श से या एक चुल्लू पानी से मर जाता है। कच्चे गले जी। या सड़े सूत या चिवटी की दशा हमारी धर्म की हो गई है। और हम्म। आगे वो एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सबका सब एक का हाथ पकड़ो, कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, जी तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में रहे वह करो। अफसोस तुम ऐसे हो गए कि निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। ये एक आत्मनिर्भर भारत की बात है जो शायद हम अब इतने वर्षों के बाद इसके प्रति जाग रहे हैं। परदेसी नहीं वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो, ये जी। उन्होंने कहा था। नहीं, आप तो सत्य कह रहे हैं। ये मेरी समझ में जब उन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहा तो वो उन्होंने एक सावरकर का जो डेफिनेशन था कि जो हिंदुस्तान में है, जो भारत में है, वो हिंदू है। तो एक मेरी समझ में भारतेंदु जी वही या उनके मित्र जो आपने कहा, वो उसी भावना को लेकर चल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो हिंदू केवल एक भौगोलिक परिभाषा थी भारतेंदु जी की, क्योंकि यदि हम गहरे में देखें तो सहिष्णुता अवश्य है। कि वो कहते हैं कि सभी जिसमें कि निश्चित ही मुस्लिम सम्मिलित हैं, सभी को साथ लेकर के एक राष्ट्रीयता का निर्माण हो, किंतु उसके लिए सांस्कृतिक आध्यात्मिक जी, तो वही उसके वही मैं साथ कह रहा हूँ कि समझौता करना पड़े, वह नहीं था। नहीं अब तो एक स्थान वो पर। मेरे ख्याल से वो हिंदू उसी को कहते हैं अगर आप सनातनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, भले ही आपका धर्म हाँ कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भारतेंदु जी तो बहुत ही बहुमुखी थे। उन्होंने तो आर्य समाज से बहुत लोहा लिया। आपको यदि उनका अन्य कार्य साहित्य से बाहर यदि देखें, तो उन्होंने सनातन सभा नाम की संस्था बनाई थी काशी में, और बहुत विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे वो। ये फारसी भी ये उतनी ये अच्छी जो जानते थे। ये जो मतभेद है, तो ये आज की जो पीढ़ी है हाँ, उनको बहुत कम मालूम होगा। आर्य नहीं समाज और मालूम होगा। सनातन का जो मतभेद है, ये नहीं दरअसल मालूम होगा। मैंने भी पहली बार इसको नोटिस किया था जब बिस्मिल की आत्मकथा में मैंने पढ़ा। जब उनके पिताजी जो सनातनी थे और उन्होंने बिस्मिल को घर से निकाल दिया था, वो बड़ा रोमांचक और मनोरंजक प्रसंग था। जब
बिस्मिल को उन्होंने बोला कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, तो बिस्मिल ने कहा कि कहीं वो मुझे सच में गोली ना मार दे, तो इसलिए मैं घर से चला गया कि पिता के हाथ से पुत्र का वध हो जाएगा। तो उनका इतना झगड़ा रहा करता था उस वक्त, क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था आर्य समाज। जी। तो भारत, लेकिन मैं एक आपके जो पहले आप कह रहे थे उसमें एक कविता मुझे आ गई सामने कि भारतेंदु जी वैसे तो उन्होंने लोहा लिया इस प्रकार के सुधारवादियों तथा कथित के साथ, किंतु वे स्वयं भी बहुत कटु आलोचक हुआ करते थे अनेक रूढ़ियों के, विशेष करके ब्राह्मणों जिन्होंने कि अपना धर्म केवल सीमित कर लिया था पूजा पाठ और पंडितई में, उसके प्रति तो वे बहुत आलोचना करते थे। स्वयं अग्रवाल कुलभूषण थे भारतेंदु जी। एक जगह कहते हैं ब्राह्मणों के ऊपर, यज्ञ याग सब मेट पेट भरने में चातुर, पितर पिंड नहीं देत यवन सेना में आतुर। क्योंकि उस समय जो सिपाही थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, अधिकांश ब्राह्मण ही होते थे, तो यवन सेना में आतुर वो कहते हैं। आगे कहते हैं कवि भी होने लगे थे उर्दू के शायर ब्राह्मण लोग, तो उसके लिए वो कहते हैं, पढ़े जन्मते फारसी छोड़ वेद मार्ग दियो, हा 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 विधि वाम ने सर्वनष्ट भारत कियो। तो इस प्रकार से अनेक आप उनकी हथौड़े जैसी कविताएं पाएंगे। किंतु साकेत जी मैं आगे चलना चाहूंगा थोड़ा, जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदी कविता और ये जो स्वाधीनता संग्राम है, इतिहास तो ऐसा है कि हम घंटों बिता दें तो भी पूरा नहीं होगा, बड़ा ही रोचक इतिहास है हिंदी कविता का। ये दुर्भाग्य है कि स्वयं जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हिंदी कविता अथवा हिंदी भाषा ये संस्कृत के गर्भ से जन्मी वह भाषा है जिसको कि साधारण जन, जिसको कि व्याकरण की ऊंचाई नहीं पा सकता, वह एक सामान्य रूप से लेकर के कश्मीर से सुदूर दक्षिण तक बोल सके। किंतु वह एक विषय दूसरा है, मैं थोड़ा कविता पर रहना चाहता हूं। तो आगे चल करके हम देखेंगे कि स्वाधीनता के समय में पूरी तरह से जितने भी प्रकार की कह सकते हैं रंग शेड्स जितने हो सकते हैं, उन सब में हिंदी कविता की प्रतिनिधित्व एक प्रकार से रहा। तो आत्मगौरव, आत्म बलिदान की भावना इतनी सारी आप देख सकते हैं। दुर्दशा अभी जो है कुशागर जी ने बताया ही, अनेक प्रकार की भारत की दुर्दशा की कविताएं, एक अलग ही कह सकते हैं जनरा सा रहा। अनेक कवियों ने उस पर बहुत काम किया। जो जैसे वंदे मातरम बंकिम जी ने 1870 के दशक में एक कह लें जागरण मंत्र दे दिया। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उसी दशक में जो भारतेंदु युग के कवि थे, जो उनके मित्र मंडली थी, वो भी लगभग वैसा कुछ लिखते थे। तो एक प्रेम धन जी हुए हैं, भवानी प्रेमधन जी, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, तो उनकी कविताएं आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बंकिम चंद्र जी से कैसा तारतम्य जो है। तो एक जगह कहते हैं, जय जय भारत भूमि भवानी, जाकी सुयश पताका जग के दशहु दिशा फहरानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तो भारत भूमि को भवानी का रूप देना। इसी प्रकार आप आगे चल करके इस भावना को इतना परिपक्व होकर के मैथिली शरण गुप्त जी के कविताओं में एक 20, 25, 30 वर्षों बाद देखेंगे कि भूलोक का गौरव प्रकृति का प्रणय लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो एक बात जो बिल्कुल कॉमन आपको दिखेगी इस थ्रेड में, वो ये है कि यह देश प्रेम केवल एक स्नेह स्वाभाविक मात्र नहीं है अपनी जहां पे पले बढ़े उसके लिए, वरन एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। वो मातृभूमि को भवानी देवी, एक ऋषियों की तपस्थली, इस प्रकार से देखना, यह एक हिंदी कविता की विशेष भावना रही, अन्य भाषाओं की भी रही। फिर विद्रोह के स्वर आप देखें, ये एक भ्रांति है कि गांधी नेहरू इत्यादि की प्लेकेटरी पॉलिसी जिसको कह सकते हैं, वह समाज का एक मेन स्ट्रीम था, ऐसा हमें इमेज बन गई है। किंतु यदि हिंदी कविता के प्रतिबिंब देखें हम उस समय के, तो अधिकांश कवियों और उनकी कविताओं में जो विद्रोह का स्वर है वो प्लेकेटरी नहीं है, वह
पैसिफाइंग नहीं है, वह तो उग्र विद्रोही है। वो कहता है, माखनलाल जी की कविताएं ऐसी आप पढ़ेंगे, और केवल माखनलाल जी क्यों, दर्जनों कवि और कविताएं ऐसी हैं। माखनलाल जी कहते हैं, 30 करोड़ धड़ों पर गर्वित उठे तने ये सर हैं, तुम संकेत करो कि हथेली पर शत शत हाजिर हैं। अन्य स्थान पर कहते हैं, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिरी एक सर का मोल कर दें। फिर कहते हैं एक और अन्य स्थान पर, गंगा मांग रही है मस्तक, यमुना मांग रही है सपने, आज जवानी स्वयं टटोले, सिर हथेलियां अपने अपने। तो आप ये पाएंगे कि जो ये उग्र स्वर हैं, ये 1920 तक, 1920-25 तक बिल्कुल इसी प्रकार से पूरी तरह से उग्र होकर के हमारे सम्मुख आते हैं हिंदी कविता में। और जैसे कि स्वाधीनता संग्राम में भी उसके बाद आप देखें गांधी जी का उदय हुआ, एक प्रकार से समझिए जैसे राहु केतु सूर्य चंद्र को छा लेते हैं, इसी प्रकार से उस गांधी युग ने राजनीति में बिपिन चंद्र पाल को ढकेल दिया, अरविंद रिटायर हो गए, और जो तिलक जी के फॉलोअर्स थे चले गए, केवल बचे कुचे लाजपत राय थोड़े दिन रहे जब तक जीवित रहे, और मालवीय जी बेचारे राजनीति तो छोड़ ही चुके। कविता में कुछ कुछ आप उसका देखेंगे, किंतु उतना भी नहीं। आप अभी भी मैथिली शरण जी, उग्रता के विद्रोह के स्वर, दिनकर जी की भी कविताएं आपने कुशागर जी से इतनी अच्छी सुनी। प्रायः दिनकर जी तो उग्र ही स्वर बोलते रहे, वो गांधीवादी भले रहे हों, जीवन में नेहरू जी के बहुत क्लोज भी थे दिनकर, किंतु कहते हैं, शूर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना, शूर धर्म है शोणित असी पर धर कर पांव मचलना, शूर धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को, शूर धर्म कहते हैं हंस हाला हल पी जाने को। तो इस प्रकार के जो हैं स्वर हिंदी कविता में चलते रहे, दुर्दशा के चलते ही रहे। फिर आप देखेंगे कि संकल्प के अनेक कवि हुए, संकल्प के अर्थात कि कविता को एक माध्यम बना करके समाज में एक पुनः वह क्रांति की चिंगारी जलाना, उठो चलो कुछ करते हैं, अस्थि चर्ममय कंकालों में जो कुछ बल है शेष, संचय कर रिपुरहित करूंगा अपना प्यारा देश। और एकता के स्वर कि जिसमें हिंदी कविता केवल एक रीजनल भावना नहीं, जिसमें कि केवल यदि मैं बंगाली हूं तो केवल बंगाल का सोचूं, ऐसा नहीं, पूरे आभारत। यहाँ तक कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है लक्ष्मीबाई की, उसमें एक जो आरंभ का ही पद है, वो कहती हैं, सभी पूरे भारत का उसमें प्रांतों का वर्णन करती हैं, कहती हैं, छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जो साकेत जी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो एक हिंदी कविता की जो संस्कार थे, वह देश प्रेम, वह उग्र राष्ट्रवाद, वह आध्यात्मिक मूल पर आधारित देश प्रेम और आ भारत भावना को लेकर चलने वाली कविता के संस्कारों वाली कविता रही। और क्या कहूं साकेत जी, समय का अभाव है, अन्यथा ये विषय तो ऐसा विस्तीर्ण है कि घंटे बिता सकते हैं। मेरा समझना इसमें यह है सुमेधा जी कि आप कविता तभी लिखते हैं जब आप भावातिरेक में होते हैं, और भावनाएं आपकी क्योंकि अगर भावना आपकी एक्सीड नहीं कर जाती हैं और वो उत्तेजना के स्तर तक नहीं पहुंचती हैं, अगर एक स्तर को तो मतलब क्रिया और भावना के बीच की जो दीवार है, जिसको पार करने के बाद आप क्रांतिकारी हो जाते हैं, और तो उसके इस तरफ आप विचारक रहते हैं। जो बीच की जो दहलीज है वहां पर आप कविता लिखते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो भी तो स्वाभाविक है। कुछ कह रहे हैं सर्वेश जी कुछ साकेत जी, आप क्षमा करें, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था। जो आपने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक स्थान पर महर्षि अरविंद ने इस विषय पर लिखा कि जो कवि होता है अथवा जो चित्रकार होता है, वो कौन सी अंदर की आंतरिक अवस्था क्या होती है जब कविता का उत्पन्न
जन्म होता है, कौन सी आध्यात्मिक अवस्था होती है जब एक चित्र जन्म लेता है। तो वो तो बहुत ही टेक्निकल प्रकार से समझाते हैं, पर उनका कहना था अधिकांश कवि और अधिकांश चित्रकार यह जो है मनोमय कोश जिसको कहा जाता है उसके होते हैं। किंतु कुछ एक विलक्षण ऐसे कवि भी होते हैं, ऐसे चित्रकार भी होते हैं जो उससे ऊपर विज्ञानमय कोश में जा करके, जहां पर ये भावनाएं नहीं होती, जहां पर एक बहुत स्थिर पृष्ठभूमि होती है, जहां पर एक बहुत ही दिव्य विशाल दर्शन हो जाता है। तो कुछ एक, जैसे तुलसीदास जी की कविताएं भावनाओं के अतिरेक में नहीं लिखी गई, वह उस विज्ञानमय और आनंदमय कोश में पहुंच करके कवि ने लिखा, जहां भावनाएं नहीं है, जहां पर एक सुदृढ़ एक दूसरा ही एक स्थान है। बस केवल इतना कहना चाह रहा था। परंतु इसमें मेरा ये कहना है कि उसमें भी भावनाओं का एक अतिरेक है। आप अगर उसको सरोवर भी मान लें, आप आपकी भावनाएं झरने के रूप में नहीं है परंतु एक सरोवर के रूप में है, किंतु आप उसके अंदर डूबे हुए हैं। क्योंकि कह सकते हैं। अगर आप रामायण भी देखें तो क्रौंच वध नहीं होता तो शायद रामायण भी नहीं लिखी जाती। तो वो जो कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान, तो वो आप अगर पकड़े तो बिना भावनाओं के तो वो भावना का अतिरेक नहीं, तो फिर वही होता है जब वो आप हिज्जे जोड़ते हैं और वर्तनी सुधारते हैं और तुक मिलाते हैं और वो गणतंत्र दिवस पे जाके कविता जी पढ़ते हैं टीवी पे। जी 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 जी, जी अवश्य ऊर्जा तो सुमेधा जी, आवश्यक ही है। कि जी अब हम मैं समझता हूँ इसके अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे एक प्रश्न है, तो ये आपको नहीं लगता है कि हम जब राष्ट्रवाद की कविताओं की चर्चा करते हैं तो हमें स्वतंत्रता के पूर्व की ओर जाना पड़ता है या कम से कम 70 के पहले की ओर जाना पड़ता है? ये उसके बाद ये परंपरा कहाँ चली गई बहुत अच्छा। राष्ट्रवाद के विषय में लिखने पे, राष्ट्रवाद पे कविता, या एक भारत के प्रति एक, जैसे सर्वेश जी ने कहा था कि भारत को एक ऐसी दृष्टि से देखना जिसमें भारत एक देवी है, भवानी है। तो इस सम्मान से, इस भक्ति भाव से देश को देखने वाले कवि कहाँ हैं? वो आपको लगता है कि इसमें कुछ रिक्तता आ गई है, एक शून्य सा है जहाँ पे कोई इस विषय में लिख नहीं रहा है? और अगर आप ऐसी कोई कविता देखें जिसमें सारे भारत को अगर की चर्चा की गई हो, तो ऐसी कविताएं हमें स्वतंत्रता के पूर्व की मिलती हैं, जबकि नेहरूवादियों के हिसाब से भारत था ही नहीं और या उस भारत एक समय रियासतों का समूह था। तो जयप्रकाश नारायण के समय की मिलती है साकेत जी, जी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो जी दिनकर कही था वो, बट मैं वो वही कह रहा हूँ, 70 के बाद तो मतलब वो उसी पीढ़ी के हो गए ना, फिर तो वो स्वतंत्रता पूर्व के ही कवि हो गए। हाँ, लेकिन हाँ, समय उसके इंडिपेंडेंस। बाद जो कवि हुए, 70 के बाद जो कवि हुए जिन्होंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा, साहित्य पढ़ा, और जो मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार लेते रहे कि चूहा गया, ब्रेड खाया और फ्रिज में घुस गया, और उस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त करते रहे और शायद बाद में इंदिरा पुरस्कार वापस गांधी करते। की प्रशंसा करके भी किसी को पुरस्कार मिला था। नहीं, एक कविता मैंने ये सुना था जिसमें कुछ चूहा फ्रिज और ब्रेड वाला था, कि वो ब्रेड था और चूहे ने ब्रेड, चूहा चूहा देखा मैंने, उसने ब्रेड खाया और ब्रेड सीलन में पड़ा था फ्रिज में, और उस पे मुझे जहां तक पता चला कुछ पुरस्कार मिला था किसी कवि को। तो वो चूहा ब्रेड और फ्रिज वाली कविता के दौर में कहीं राष्ट्रवादी कविताएं कहीं खो गई हैं, या हम उनको कुछ मतलब गरीबों की कविता मानने लगे हैं कि अगर आप राष्ट्रवादी कविता कविता लिखते हैं तो वो गरीबों की कविता है इसलिए कोई लिखता नहीं है, उसमें वो अभिजात पे बचा नहीं है। सर्वेश जी, आपका क्या विचार है, ये रिक्तता क्यों आ रही है? साकेत भाई, आपने पहले ही इसका उत्तर दे दिया था, पहले आप जब बोले थे कि कवि जब मुक्त जीव होता है, जब वह धरातल पर रहता हुआ अपने स्वयं की संवेदनाओं और वैचारिक जीवन से निकाल करके कुछ लाता है, वह यथार्थ होता है। और जब एक बार राजपोषित जीव हो जाता है, तो फिर तो फिर जिसको कहा जाता है मेन स्ट्रीम, उसमें बहना है उसको, तो वह जो है प्रकाश फालतू हो स्तंभ जाता नहीं रह जाता, है। पालतू हो जाता है, टेम्ड। तो जो हिंदी कविता हुई 60 के दशक तक, किंतु हम देखेंगे कि जी, जैसे सुमेधा जी कह रही थी, वह मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कह लीजिए, वह तो बना रहा। जैसे एक मैं आपको बताऊं, एक सुनाऊं, हरिवंश राय बच्चन जी ने ये लिखा, 60 के बल्कि 70 के दशक में लिखा, एक कविता है, पांचजन्य नाम है उसका, टाइटल है, पांचजन्य कर पुनः गान यह मृतकों का सा देश, बिरसा कर अपना वीर वेश,
सब शौर्य शक्ति हो गई नष्ट, बस कायरता रह गई शेष। बजकर अतीत से एक बार, दे सबके अंतर फूक प्राण, रे पांचजन्य कर पुनः गान। इस प्रकार की भावनाएं रहीं 60 के दशक तक तो रहीं। उसके बाद ये जो नई एक पीढ़ी जिसको कि उठाया गया, आप जैसे कह रहे थे, जो वास्तविक कवि हों उनको गरीबों की कविता बना दिया गया, वो सब हुआ साकेत जी, आप तो हमसे अधिक अच्छा जानते हैं ये। से सर्वेश जी को कुछ कहना था। जी जी सर्वेश जी बोले। मैं नहीं, क्षमा करें, मैं बस केवल इतना कहना चाह रहा था कि एक आपने राम का नाम लिया तो 5 अगस्त आने को है, वह भी जी एक स्वाधीनता संग्राम मेरी दृष्टि में जी रहा। तो जी एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, बस केवल 4 पंक्तियां छोटी सी जी 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 मैं बिल्कुल एक दिखाई पड़ गई। वो जी कहते हैं, आर्य कीर्ति का स्तंभ अयोध्या में फिर गड़ जाने दे, राम राज्य का झंडा नभ से पुनः रगड़ जाने दे, राम राज्य का झंडा नभ से पुनः रगड़ जाने दे। माखनलाल वाह जी का बाई चांस फिट हो रहा है। ये अभी एक दरअसल मैंने कुछ दिन पहले एक इस पे भी लिखा था, गृह प्रवेश, राम जानकी गृह प्रवेश। खैर उसको कभी और करेंगे। ये राष्ट्रवाद से संबंधित मैंने एक ये लिखा था, इस पर दुखी होके लिखा था कि कोई लिख नहीं रहा है इस पे। तो मैंने ये लिखा था, हे मातृवत वसुंधरा, हे सप्त सिंधु की धरा, भरत के सिंह गर्जना सुलक्षणा सुदर्शना, शिव की योग दृष्टि तुम, प्रथम रचित हो सृष्टि तुम, है भूमि ये अशोक की, ये वत्सला त्रिलोक की, शून्य तुम अनंत तुम, ग्रीष्म तुम वसंत तुम। चारों मौसम, सारे मौसम भारत में ही मिलते हैं। शून्य तुम अनंत तुम, ग्रीष्म तुम वसंत तुम, सागर का जो विस्तार है उस वह राष्ट्र का आधार है। उत्तर में हिम प्राचीर है, अविचल निर्भय वीर है, विंध्य की सुप्त श्रृंखला जो सुंदरी की मेखला। पश्चिम का प्रखर प्रताप हो, पूरब से उठा आलाप हो, आजाद का अभिमान तुम, आजाद का अभिमान तुम, बिस्मिल की अक्खड़ शान तुम, सुभाष का बलिदान तुम, एक अनवरत अभियान तुम, माता तुम्ही में प्राण है, श्रद्धा हो तुम, विश्वास तुम, निर्भीक तुमको सौंप दूं, मांगो जो अंतिम श्वास तुम, जो शीश भी तुम मांग लो, संशय न लूं ही में जरा, है मातृवत वसुंधरा, है सप्त सिंधु की धरा। धन्यवाद। बहुत अच्छा साकेत जी, बहुत सुंदर, अति उत्तम, बहुत सुंदर। तो इसी कविता के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिक टुडे का आगे प्रयास रहेगा कि हम हिंदी में कार्यक्रम और हिंदी में लेख दोनों आपके सामने प्रस्तुत करें। यह सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद और सभी प्रतिभागियों का बहुत धन्यवाद। सुमेधा जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साकेत जी, बड़े अच्छे से आपने मॉडरेशन किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ धन्यवाद। और